एक्सरसाइज 3 वर्क पावर एनर्जी सेकेंड वाला। सेकेंड में क्या है, अ बॉब इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, अदर एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड एट पेग A. The bob is taken to position where string makes angle 30 degree with the horizontal on the circular path of a bob in a vertical plane. There is a peg B at a symmetrical position with respect to the position of release. ठीक है। सर इसमें वो जो रेशो है वो 0 आना चाहिए ना, क्योंकि अगर वन वो आना चाहिए, 1:1 आना चाहिए। मतलब जो वो बॉब को अगर हम कुछ वेलोसिटी से ही नहीं छोड़ेंगे तो भी वो सिमेट्रिकली वहां तक पहुंच ही जाएगा ना। देखो इसमें ये बोला जा रहा है, ये स्ट्रिंग है ना, अगर आप छोड़ दोगे तो नीचे गिर जाएगा ना, वर्टिकल प्लेन में आपने ऐसे लिया हुआ है। यहाँ से स्ट्रिंग छोड़ोगे वर्टिकल प्लेन में तो नीचे गिर जाएगा ना, सर्कुलर पाथ। अच्छा, हाँ 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 हाँ, समझा समझा, हाँ। सर्कुलर पाथ पे गिर जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से हमें पता है अगर मैं √5 GR से फेंकूंगा तो वो यहाँ पे आते आते वो कुछ। नहीं सोचा था एक्चुअली में। तो जो बताऊं अब आगे 1:1 आएगा। देख बस इसमें क्या है कि मान लो मैंने यहाँ से फेंका √5 GR से, तो यहाँ आते आते स्पीड v1 हो गई, तो उस v1 से वो जब आएगा तो सर्कल कंप्लीट होके इधर v1 आ जाएगा, यहाँ पर सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना। हाँ 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 ना अब अगर मान ले मुझे इधर से फेंक के ऐसे कंप्लीट कराना है, यहाँ पेग लगा दिया गया है ना, एक पेग यहाँ पर है और एक यहाँ है, तो अगर मैंने ऊपर से फेंका तो v1 से आकर के यहाँ टकराएगा, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ना। यहाँ पे जब √5 GR से फेंकूंगा तब यहाँ v1 से पहुंचेगा ना, और हाँ यहाँ पे सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे गिरेगा नहीं। और उल्टा सोचना है तो बस आपको अब ये वाला सोचो, अगर मेरे को सर्कल कंप्लीट कराना है तो यहाँ पे कितनी स्पीड से इधर आ रहा होगा, v1 से शुरू होगा इधर को, या फिर उल्टा मैं इधर से सोचू, इधर को मैं v1 से शुरू कर रहा हूँ तो यही पाथ ऐसे हो जाएगा जो इधर से हो रहा है हाँ, वो सेम हो जाएगा। ना। तो मैं इधर को ऊपर को चलाऊं या नीचे को चलाऊं, सर्कल कंप्लीट कराना है तो दोनों तरफ स्पीड सेम ही रखनी पड़ेगी ना। समझा। क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन 10th। तेरी तबीयत सही होगी, डेंगू हुआ था ना तुझे। हाँ सर, अभी ठीक है सर। Flexible bicycle type chain of length this and mass point length is released from rest in this smooth. देखो इसमें ये कुछ ऐसा बोला गया कि ऐसा कुछ हमने सर्कुलर ट्रैक लिया हुआ है और इस पे कोई चेन को यहां से हमने छोड़ दिया ना, ऐसे छोड़ा तो शुरू में तो वो ऐसे होगा, बाद में जब पूरी चेन नीचे गिरने को आ जाएगी तो बाद में ये सिचुएशन आ जाएगी ना। हाँ तो अब आप क्या करोगे, आप मान लो इस लेवल को रेफरेंस लेवल ले लेते हो, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो इसकी। सर वो सेंटर ऑफ मास का कुछ करना पड़ेगा। हाँ, सेंटर ऑफ मास एक तो मैंने बताया था, आर का सेंटर ऑफ मास निकालना, या तो वो यूज करो, अगर नहीं भी याद है तो अब नॉर्मल आप इंटीग्रेट करके निकाल लो कि यहां से मैंने कुछ थीटा एंगल पे डी थीटा मास आर्क लेंथ वाला एक डीएम मास लिया, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये अगर आर है तो ये आर साइन थीटा होगी ना इसकी हाइट। हाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, डी एम जी एच, एच मतलब आर साइन थीटा ना, और डीएम की वैल्यू कितनी डालोगे, ये आप पूरा 90 डिग्री में एम मास है तो डी थीटा एंगल में कितना मास आएगा ना, एम अपॉन में π/2 इंटू डी थीटा। या तो आप लेंथ वाइज सोच लो कि इतनी लेंथ में एम मास है तो ये लेंथ निकालो आर डी, हाँ या फिर एंगल से सोच लो।
ना। सर अभी हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेट करोगे तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, थीटा 0 से 90 तक लेना ना। हो जाएगा अभी। और बाद में कितना बोलोगे, बाद में तो ये स्ट्रेट है ना, तो उसके L/2। तो उसके मिड पॉइंट पे ले लोगे हम्म। और फाइनल लिखोगे, फिर लॉस देखोगे कितना हुआ वो बराबर गेन इन काइनेटिक कर दोगे। हाँ हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर क्वेश्चन नंबर 26। 26। सर उसमें मुझे पूछना था। मुझे एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने दो, फिर देखते हैं ना। हाँ मास दिस इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। हाँ बताओ, आपको पावर और एक्स का ग्राफ दिया पोजीशन का। सर उसमें उन्होंने बोला है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। तो पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी रहता है। तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, मतलब फोर्स आ जाएगा 2 वो इनिशियल से। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर बाद में फोर्स अगर हम ऐसा माने कि वो कांस्टेंट है तो फिर बाद में कर सकते हैं, पर उससे रॉन्ग आएगा आंसर। हेलो। हेलो। हाँ प्रणव, वो एक कॉल आ गया था इसलिए वेट म्यूट करना पड़ा था। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो एक बार। सर उसमें उन्होंने बोला है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है और हाँ इनिशियल पावर 2 है। तो हम पावर के फॉर्मूले से वो फोर्स इनटू वेलोसिटी से फोर्स निकाल सकते हैं। तो फिर हाँ। बाद में अगर हम माने कि वो फोर्स कांस्टेंट रहा क्यों तो फोर्स मानोगे, बाद में यूज क्यों कर मानोगे, सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पावर वैरी कर रहा है तो आपको कैसे पता कि फोर्स कांस्टेंट है। सर मैंने ऐसा माना था, मतलब। नहीं, मान नहीं सकते ना, आपको जब तक पता ना हो तब तक कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते ना। तो उससे मान रॉन्ग का आया केवल था। आप इतना कर सकते हो कि सपोज पावर पी है, डिस्टेंस एक्स है, यही मान सकते हो। बाकी कुछ भी मानने के लिए लॉजिक होना चाहिए कि क्यों ऐसा है। ओके सर। ठीक है सर, फिर वो आंसर की से ही देख लूंगा मैं। वो भी मेरे को समझा था, पर वो मेरे मेथड से भी अलग आ रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ। कांस्टेंट नहीं मानना है ना। हाँ सर, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला बताओ। सर अगला 41 थे, उसमें शायद पीछे आंसर गलत दिया है। अच्छा, हो सकता है, चेक करता हूँ। One end of a light spring of spring constant K is fixed to a wall and other end tied to a block placed on a smooth horizontal surface. In a displacement, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और स्प्रिंग को वर्क जो स्प्रिंग का आ रहा है वो हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, अगर उसका वर्क देखो प्लस में आ रहा है तो ये कब हो सकता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट होंगे। सेम। सेम। तो अगर मान लो ये नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ से आप इलोंगेट कर रहे हो, तो अभी ये नेचुरल लेंथ है ना, इलोंगेशन अभी 0 है। तो वर्क डन क्या आएगा, इधर जाने के टाइम में वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि तो नेगेटिव। आप इधर जा रहे हो तो फोर्स पीछे को लग रहा है ना। लेकिन जब लौट रहोगे, यहां से यहां होगे,
जितना इधर से इधर जाने में वर्क होगा उतना ही उल्टा आने में वर्क होगा। लेकिन इस बार क्या होगा, इधर से इधर आओगे तो फोर्स भी इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ना। अब ऐसे ही दूसरा सोचो, अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, इधर ले जा रहा हूँ, तो कंप्रेस करने के टाइम फोर्स बाहर को है, डिस्प्लेसमेंट अंदर, तो वर्क क्या होगा निगेटिव। और जब उल्टा आएगा वो, तो उस टाइम पे फोर्स भी बाहर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर होगा। हाँ तो अब इसके अकॉर्डिंग आंसर करो। स्प्रिंग वाज इनिशियली कंप्रेस्ड बाय अ डिस्टेंस x एंड वाज फाइनली, तो अगर वो पहले से x कंप्रेस और नेचुरल लेंथ में आएगा तो उसका वर्क प्लस में आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ए ऑप्शन सही है। और या दूसरा केस कि वो x स्ट्रेच है पहले से और अपने नेचुरल लेंथ में आ रहा है, बी ऑप्शन सही है। अब सी और डी दूसरे केसेस दिए हैं ना निगेटिव वर्क डन वाले। हाँ सर, वो आंसर में ए और डी दिए हैं उन्होंने। नहीं वो गलत है ना, ए और बी कर दो। हाँ सर। सर अभी 43rd का सी। अच्छा, particle moves along a horizontal circle such that the radial force acting on it directly proportional to square of time। ना देखो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है और उस पे जो रेडियल फोर्स लग रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, तो वो टाइम के प्रोपोर्शनल है। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेडियल फोर्स मतलब केवल कौन सी फोर्स की बात हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की ना, सारे फोर्स हाँ की बात नहीं हो रही है। और रेडियल फोर्स ये बराबर मान लो कुछ कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर आया, और ये बराबर किसके होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। मतलब यहाँ पे जो v है वो क्या है, टाइम के प्रोपोर्शनल है। लगातार स्पीड टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, अगर स्पीड टाइम के हाँ साथ बढ़ेगी तो वहां टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा सर। ना, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है ना। तो यहाँ मतलब दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। और जब आप dv बाई dt को डिफरेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट आएगा ना टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि t का पावर 1 है ना यहाँ पर हाँ हाँ। ना। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर करो। टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डायरेक्टली नहीं सर, उसमें बस सी वाला डाउट है मुझे। एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द टोटल फोर्स ओवर फर्स्ट टी सेकेंड फ्रॉम रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हमें पूछा गया है कि एवरेज पावर टी सेकेंड का, तो देखो पावर में आपको पता है कि, और एवरेज पावर पूछा गया है ना। हाँ सर। सर वो इंस्टेंटेनियस पावर के लिए रहता है ना, फोर्स इनटू। डॉट टू इंस्टेंटेनियस पावर का है ना। हाँ तो एवरेज पावर जो होगा, सर उसमें 43rd करेक्ट बोला है, मतलब पीछे देखो आप उस वो एवरेज सी पावर वाला। के लिए आपको क्या सोचना रहता है, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन में डेल्टा टी। और डेल्टा डब्ल्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा के लगा करके ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये हाँ टेंजेंशियल फोर्स वर्क कर रहा है वो के बढ़ा रहा है ना। हाँ हाँ तो टी सेकेंड बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के। हाँ हाँ, वैसे वो हो जाएगा। ये टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, नीचे टी है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आया, टी के। हाँ हाँ, वैसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज के लिए याद करो, एवरेज के लिए अपन ये लगाते थे ना, इंस्टेंटेनियस के लिए डी डब्ल्यू बाई डी टी हाँ या फिर एम डॉट वी। नेक्स्ट। सर अभी 45th का सी वाला। अच्छा, एक मिनट। हेलो। हाँ 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 हाँ, वही बिल्डिंग वही बिल्डिंग। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो आप थोड़ा आगे बढ़िए ना, वो टर्न दिख रहा होगा गेट, वहां पे लाइट वगैरह जल रही होगी। अब मतलब जिधर से आप आए होंगे, आने के बाद आपको टर्न करना है ना रोड पे। हाँ हाँ
हाँ, बारो बार की तरफ से आए होंगे तो आपको टर्न करना पड़ेगा, वो रोड जो सीधे गई है उधर नहीं, वहां बारो बार के आगे रोड टर्न हुई होगी। हाँ हाँ हाँ, मैं नीचे आ रहा हूँ, आप वहीं वेट करिए ना, गेट पे ना। हाँ ठीक ठीक। तो 45 में हम लोग देख रहे थे। हेलो। हेलो, हाँ सर, वो उसका सी वाला डाउट है। हाँ, एक मिनट। इस पॉइंट को हम लोग v स्पीड से आगे को खींच रहे हैं ना, और a एक्सेलरेशन से। तो हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक और पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट। सर उसका बस सी डाउट है। पॉइंट बी। अच्छा, स्पीड ऑफ पॉइंट बी भी बताना है ना। अच्छा, तो सर वो स्पीड तो उसकी वी रहनी चाहिए ना। एक मिनट में, एक मिनट सोच रहे हैं तो। अगर ये देखो v स्पीड से जा रहा है तो t डॉट v बराबर होगा t, तो ये 2t और t 5t। v डैश आया v बाई 5। अब ये अगर v बाई 5 से जा रहा है, ये v से जा रहा है, तो ये कितने से जाएगा वो हम निकाल लेंगे। अब इसकी जो स्पीड होगी, हमें पॉइंट बी यहाँ पे दिया ना, ये वाला पॉइंट बी है ना, हाँ तो इसकी स्पीड निकाल लेंगे। फिर जो इसकी स्पीड होगी और इसकी स्पीड होगी वो सेम होगी। देखो आप यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पुली की स्पीड और उसके लॉन्ग जो स्ट्रिंग लगी होगी उनकी स्पीड में क्या रिलेशन होता है। वो एवरेज टाइप रहता हाँ, अगर ये मान लो ऊपर को वीपी से जा रहा है, ये पॉइंट इधर को वी1 से जा रहा है और ये इधर को वी2 से जा रहा है, तो वीपी इक्वल टू वी1 प्लस वी2 बाई 2 ना। ये सबको यहाँ पे साइन के साथ डालना है। अगर आपने ऊपर को प्लस लिया है तो सब प्लस पे आएंगे, ये भी प्लस पे आएगा। कोई एक माइनस है तो उसको उस हिसाब से डाल दोगे। तो अब हाँ। यहाँ पे देखो हम लोग इधर को प्लस ले रहे हैं ना, तो ये वाला एंड जो है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। देखो ये वाला एंड जो है इधर को v स्पीड से जा रहा है, ये वाला एंड ना, और ये पुली जो ब्लॉक की स्पीड होगी वही उससे अटैच पुली की भी स्पीड होगी ना। हाँ तो ये वाला पुली इधर को कितने से आ रहा है, v बाई 5 से। ये मान लो 0.1 है, ये 0.2 है, तो हम बोल सकते हैं 0.2 को हमें नहीं पता वो किधर जा रहा है, तो हम इधर को मान लिए कि वो v2 से इधर को जा रहा है। तो ये इधर की स्पीड v1 की वैल्यू v है और v2 की वैल्यू v2 मान लिया बाई 2, बराबर होगा पुली की स्पीड v बाई 5। हाँ। हमारे बैग में होगा 100 वाले, बहुत सारे हैं तुम्हारे बैग दिए, देखो ध्यान से, गड्डी रखते हैं 100। तो ये कितनी आ जाएगी, v2 की वैल्यू आ जाएगी 2v बाई 5 माइनस v, तो आ जाएगा माइनस 3v बाई 5। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है वो इधर नहीं जा रहा है, इधर जा रहा है। जब हम इसको खींच रहे हैं तो ये पॉइंट इधर जा रहा है। हाँ हाँ
अब इसको देखो, ये पुली तो रेस्ट पे है ना, वॉल पे लगी हुई है, ये हाँ समझ, ये पुली रेस्ट पर है, तो इसके इधर और इधर स्पीड का सम क्या आना चाहिए, v1 प्लस v2 बाई 2 का सम 0 आना चाहिए ना। सर वो सेम ही हो जाएंगे। हाँ, तो अगर ये इधर को 3v/5 से जा रहा है तो ये इधर को 3v हाँ बाई। समझा समझा। ठीक है, नेक्स्ट। सर इसके बाद 50। हेलो, 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 बस 2 मिनट रुकिए, आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए, आ रहा हूँ। मामा को बोलो जाए जल्दी, वो गई चुकी जाइए, ठीक है। 50 ना, हाँ सर। 50 में देखो क्या है, पीकू गिर जाओगे बेटा, ऐसे नहीं करो, जाओ उधर खेलो, दीदी के पास खेलो, जाओ। A horizontal plane supports a plank with a block placed on it. A light elastic string is attached to the block, which is attached to a fixed point. Oh, ठीक है. Initially the cord is unstretched and vertical. Plank is slowly shifted to right until the block starts sliding over it. ठीक है. It occurs at the moment when the cord deviates from angle theta naught. ठीक है. Then work done by capital F equals energy lost against friction F1 plus strain energy in the cord. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे फ्रिक्शन है F1 और एक यहाँ पे फ्रिक्शन है F2। जब मैं इसको स्लोली खींच रहा हूं तो शुरू में क्या हो रहा है, ये इस पे स्लिप नहीं कर रहा है, तो मतलब ये पूरा सिस्टम एक साथ जा रहा है ना। हाँ तो कहीं यहां तक आते आते वो ये स्ट्रिंग जो है इलास्टिक है, मतलब स्प्रिंग टाइप है ना, स्ट्रेच हो गई है। हाँ तो अगर हम इस पूरे को सिस्टम मानेंगे तो इस सिस्टम पे इंटरनल जो फोर्स है वो कोई अभी वर्क नहीं कर पाएगा ना। यहाँ पे जैसे जब मैं इसको खींचूंगा आगे को F फोर्स से, तो एक तो ग्राउंड का फ्रिक्शन इस पे पीछे को लग रहा होगा, प्लस ये जब आगे बढ़ना चाहेगा तो ये इसको रोकने के लिए पीछे को फ्रिक्शन लगाएगा F2। हाँ रिएक्शन इस पे आगे F2 लगेगा, तो इससे ये आगे बढ़ेगा तो ये स्ट्रेच हो गया है। लेकिन जब तक स्लिपिंग नहीं हुई है तब तक फ्रिक्शन वहां पे कोई वर्क नहीं करेगा, नेट वर्क डन, क्योंकि जितना इस पे प्लस में करेगा उतना ही इस पे माइनस में करेगा, दोनों आगे को जा रहे हैं ना। हाँ हाँ तो इसका वर्क डन तब तक 0 है ना, जब तक स्लिपिंग नहीं होगी। बस इसका वर्क आएगा, इसका वर्क आएगा और ये स्ट्रेच हो रहा है, इसका वर्क आएगा। सर पर वो स्ट्रेच तो फ्रिक्शन के वजह से ही हो रहा है ना, F2 के वजह से। वजह से मतलब नहीं है, ये इधर गया तो इस पे F2 ने प्लस में वर्क किया और इस पे F2 ने माइनस में किया, तो F2 का तो नेट वर्क डन 0 हो गया अच्छा F2 का, हाँ हाँ। ना। और ये जो स्ट्रिंग स्ट्रेच हुई है ना, ये जो स्ट्रिंग स्ट्रेच हुई है इसमें एनर्जी स्टोर हुई है ना, मतलब इसने एनर्जी ली है सिस्टम से, और फ्रिक्शन ने भी हाँ नेगेटिव में वर्क किया, मतलब उसने भी एनर्जी ली है, और ये सारी एनर्जी कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। F से। हाँ, क्योंकि वही एनर्जी दे रहा है ना, F2 कुछ नहीं ले पा रहा है एनर्जी, अभी अभी सारी एनर्जी F1 के अगेंस्ट जा रहा है और स्प्रिंग के अगेंस्ट जा रहा है, करने के बाद स्लोली जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आई है हाँ हाँ सर। ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग आंसर कर दो ना, वर्क डन बाय कैपिटल F इक्वल्स एनर्जी लॉस्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन F1 प्लस स्ट्रेन एनर्जी इन द कॉर्ड। स्ट्रेन वही जो वो स्ट्रेच हुआ है ना। और एक मिनट और सारे ऑप्शन पढ़ लें दो।
वर्क डन अगेंस्ट टोटल फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द प्लैंक। टोटल फ्रिक्शन मतलब F1 प्लस F2 हो गया ना फ्रिक्शन पे, प्लैंक पे अगर टोटल फ्रिक्शन देखोगे तो वो नहीं है ना। वर्क डन अगेंस्ट टोटल फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द प्लैंक प्लस, ए ऑप्शन ही सही है इसमें ना। सी और डी भी सही है। वर्क डन अगेंस्ट टोटल फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द प्लैंक प्लस स्ट्रेन एनर्जी, अच्छा अच्छा ओके, एक मिनट, नहीं 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 एक मिनट। वर्क डन अगेंस्ट टोटल फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द प्लैंक प्लस स्ट्रेन एनर्जी इन द कॉर्ड। सी तो नहीं हो सकता, सी आंसर सही दिया है। हेलो। हेलो सर, सॉरी, वो ए बी और डी दिया है। तो हमें बताना है कि, ठीक है, ए और बी दिया है। बी, हाँ हाँ वर्क डन अगेंस्ट टोटल फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द प्लैंक। हाँ, ये वाला पार्ट देखो सही है। अगर मैं केवल इसको सिस्टम पकड़ता हूँ प्लैंक को ना, हाँ केवल प्लैंक को पकड़ता हूँ तो इस पे देखो ये प्लस में वर्क कर रहा है। और जब मैं केवल प्लैंक को पकड़ूंगा तो ये F2 का वर्क डन अभी कैंसिल नहीं होगा ना, अभी मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, केवल प्लैंक पे वर्क देख रहा हूँ। हाँ हाँ प्लैंक पे ये प्लस में वर्क कर रहा है, ये दोनों माइनस में वर्क कर रहे हैं, तो ये दोनों का मिला के टोटल फ्रिक्शन है। हाँ सर। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है, सी सही नहीं है, और डी में बोला गया वर्क डन अगेंस्ट टोटल फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन प्लैंक प्लस स्ट्रेन एनर्जी इन द कॉर्ड माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। हाँ, ये वाला पार्ट देखो सही है। जैसे जब हम पूरे सिस्टम को लेंगे तो आपने क्या किया कि इस पे टोटल फ्रिक्शन का वर्क लिया, तो ये वाला ले लिया, और फिर उसमें ब्लॉक पे जितना वर्क हुआ है फ्रिक्शन का वो माइनस किया, तो ये दोनों कट गए ना। हाँ बस अब ये वर्क बचा और स्ट्रेन एनर्जी वाला हाँ वर्क, हाँ दोनों का ये सब। ये ऑप्शन ही है, डी ऑप्शन जो है। हम्म। समझ आया सभी। हाँ सर। सर, पैसेज टू इसके बाद। पैसेज टू, पैसेज टू में क्या है, सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल small cubes each of mass 2 kg are linked together by a compressed weightless spring of spring constantly. The cubes are connected by a thread which is burnt, ठीक है, of the सर, वो डायग्राम में थ्रेड ही नहीं है। हाँ वो दिया नहीं है बट अपन इमेजिन कर लेंगे। एट विच वैल्यू ऑफ डेल्टा एल द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग द लोअर ब्लॉक कैन बाउंस अप द आफ्टर द थ्रेड इज बर्न। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या है, हमने कोई स्प्रिंग ली, तो ये अपना, अभी मान लो अपनी नेचुरल लेंथ इसकी ये है, इस दोनों का मास 2 kg है, m लिख दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ के है, और ये कुछ इसकी नेचुरल लेंथ मान लिया कुछ कैपिटल L है। तो अब इसको क्या किया गया है, इनको हमने एक थ्रेड अटैच किया और उसको मतलब इसको कंप्रेस करके एक थ्रेड से बांध दिया है। तो शुरू में वो कैसे है, ऐसे आया हुआ है ना, तो शुरू में ही हाँ तो ये शुरू में इसका कंप्रेशन कितना दिया है, कुछ डेल्टा एल दिया है ना। अब यहाँ पे कोई थ्रेड लगी होगी, फिर हमने क्या किया, थ्रेड को बर्न किया, तो ये क्या होगा, बाउंस करेगा, ऊपर को भागेगा। हाँ तो अब ये जब ऊपर को भागेगा तो जब ये इसके नेचुरल लेंथ को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा ना, जब हाँ ये इलोंगेट होगा, इलोंगेट होते ही क्या होगा, इसको नीचे को खींचेगा और इसको ऊपर को खींचेगा। हाँ तो आपको बताना है कि ये कम से कम कितना ऊपर तक जाए सो दैट कि ये इसको ऊपर खींच ले।
अगर मुझे इसको ऊपर खींचना है तो mg को उससे ज्यादा फोर्स चाहिए ना ऊपर को, तो यहाँ पे k इंटू एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए mg तो से। जस्ट मान लो इक्वल टू mg होनी चाहिए ना। मिनिमम हमें, हाँ मिनिमम हम कितना दबा के छोड़े कि वो जस्ट ऊपर चला जाए ना। तो इससे हमें ये वाली इलॉन्गेशन मिल गई ना, ये नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर जाना चाहिए, mg/k। हाँ हाँ और ये हमें देखो डेल्टा एल पता है कि ये यहां से शुरू हुआ है चलना ना। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से छोड़ने पे जस्ट वो यहां तक पहुंच जाए, यहां आते आते स्पीड 0 हो जाएगी, तो भी हम मान सकते हैं कि ये जस्ट उठ जाएगा। हाँ हाँ सर। समझो, तो अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां और यहां के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। यहां से जब ये ऊपर को गया तो हम क्या लगाएंगे, अभी इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है ना। और जब हम सर एक डाउट है, हाँ हाँ, सर उसमें मतलब आपने v इक्वल टू 0, क्योंकि आपको बोला गया है कि पर वो पूरा इलोंगेट थोड़ी हुआ है, क्योंकि वो kx जितना मतलब x जितना इलोंगेशन होगा, हाँ, पर और भी इलोंगेशन हो सकता है ना उसमें। और भी होगा तो और ऊपर उठेगा। तो आपको क्या चाहिए, डेल्टा एल की मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। एक मिनट मुझे क्वेश्चन पढ़ने दे एक बार और। ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ डेल्टा एल, तो आपको देखो बोला गया है कि डेल्टा एल की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये ऊपर बाउंस कर सकता है। तो आप मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे डेल्टा एल की, और उतनी या उससे ज्यादा पे अगर आप दबा के छोड़ोगे तो ये ऊपर उठ जाएगा। अच्छा। तो हम मिनिमम वाला डेल्टा एल निकाल लेते हैं ना, तो उससे हमें समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी डेल्टा एल की वैल्यू के लिए वो बाउंस करेगा। अगर हम इससे ज्यादा और दबाएंगे तो और ज्यादा ऊपर तक जाएगा। हाँ हाँ है? तो अब हम यहाँ को इस पोजीशन से इस पोजीशन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे ना, यहाँ रेफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी थी, बाद में वो किस में गई है, ये बाद में स्ट्रेच हुआ है लेकिन कम स्ट्रेच है, तो स्प्रिंग में भी गई है प्लस इसकी हाइट बढ़ गई है। हाँ तो आप बोलोगे लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाफ के इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर, ये किस में गया, एम जी, ये कितना गया डेल्टा एल, ये है प्लस एक्स ना, एम जी एच ना, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई ग्रेविटेशनल। हाँ स्प्रिंग में कितना गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, अभी वो नेचुरल लेंथ से एक्स इलोंगेट हुआ है ना। हाँ इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी ना। अब वो डेल्टा एल या उससे ज्यादा वाले जो भी ऑप्शन होंगे सबके लिए वो ऊपर उठ जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा अब आगे कैलकुलेशन। हाँ हो जाएगा सर। हाँ हो जाएगा ये अभी सब। अब दूसरा जो ऑप्शन है ना, वो अभी मैं सेंटर ऑफ मास में पढ़ाऊंगा ना, दूसरा वाला जो पार्ट है कि अगर दो ब्लॉक को मैं स्पीड दे के ऊपर फेंक दूं तो सेंटर ऑफ मास कितने हाइट तक जाता है, ये अभी ओके सेंटर ऑफ मास में पढ़ाऊंगा ना। ओके सर। नेक्स्ट बताइए। सर 79th। 79, ठीक है। और कितने अभी बचे होंगे वर्क पावर में, सर और 3 से 4। ये अपना ये एक्सरसाइज 3 में अचीव, जेई मेंस वाले में नहीं। एक्चुअली एक एक दो डाउट्स रह गए थे, और 79th और 80th डाउट है। 79 तो 80, अच्छा ठीक है। और 85th में बस एक एकदम छोटा सा डाउट है, मतलब 2 मिनट। ठीक है, इतना अभी हम लोग कर लेते हैं ना, हाँ सर। 980 और 85 तक। फिर इसके बाद और कौन सा चैप्टर का डाउट रहेगा तेरा करने का। सर अभी मतलब फ्रिक्शन के थोड़े से है, और बाकी जो पहले के थे एनएलएम वगैरह। ठीक है, तो सर आपने जो अभी बाकी चैप्टर्स के जो एक्सरसाइज 3 के किए हैं, वो उसकी लिंक भेज दोगे क्या? अ, इधर बीच तो मैंने यार एक्सरसाइज 3 कौन से चैप्टर का बताया, मेरे हिसाब से तो सर्कुलर तक का तो अपना हो ही गया था। वर्क पावर का ही एक बचा था एक्सरसाइज 3 का, और कोई का नहीं किया अभी इधर बीच मैंने। सर फ्रिक मतलब जो आपने श्रेयस के साथ किया था, वो शायद वही है बस।
रेयस को मैंने अभी एक और कोई चैप्टर का कराया है, शायद सर्कुलर का था क्या। सर वो उस पे लिंक नहीं, मतलब प्लेलिस्ट पे है नहीं वो शायद। ठीक है, तो हो सकता है कम क्वेश्चन रहे हो इसलिए मैंने लिंक न डाला हो, तो फिर तुझे मैं बता दूंगा वो। ओके सर, ठीक है। 79 में क्या है, वन एंड ऑफ अ लाइट स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ डी एंड स्प्रिंग कांस्टेंट दिस इज फिक्स्ड ऑन अ स्मूथ वॉल अंदर, ठीक है। डी की वैल्यू हमें दी हुई है 3 मीटर, ये नेचुरल लेंथ जब यहाँ आएगा तो वो अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा ना 3 मीटर पे। हाँ और इनिशियली वो यहाँ पर है 37 डिग्री, मतलब ये अभी इनिशियली ये 3 है और L cos 37 की वैल्यू हमें 3 दी है ना, cos 37 4/5 होगा ना। इनिशियल L की वैल्यू ये है ना 15/4। हाँ सर। तो आप देखो जब यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो शुरू में इसकी लेंथ 3 होती है, लेकिन नेचुरल लेंथ 3 है, लेकिन वो यहाँ इतना है अभी शुरू में, तो इलोंगेटेड कितना है शुरू में ही, इतना इलोंगेटेड है ना, तो इतनी एनर्जी स्टोर आपको पता है, हाफ के एक्स स्क्वायर करके स्टोर्ड एनर्जी देख ली, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये नीचे को आएगा, और जब यहाँ पहुंचेगा तो सारी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तब तक क्या हो चुकी होगी। सर एक्चुअली उसमें ही मुझे डाउट है, बाकी का तो हो जाएगा। हाँ हाँ, सर इसमें जो स्प्रिंग है वो एक एंगल पे है, वो तो जो कोई ये मतलब नहीं, कहते हैं। एनर्जी स्टोर्ड है ना, एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता ना। एनर्जी स्टोर जो है वो चाहे यहाँ पे देखो या यहाँ देखो, उसका कोई मतलब नहीं, यहाँ जो स्टोर एनर्जी थी अभी यहाँ नहीं ना। सर पर एक्चुअली हम जब कंसिडर करते हैं तब वर्क कंसिडर करते हैं ना, तो वर्क में तो कंटिन्यू एंगल चेंज हो रहा है, तो हाँ, शायद। लेकिन जैसे स्प्रिंग इधर को ऐसे के एक्स कुछ फोर्स लगा रहा है, और उसका जो इधर कंपोनेंट है वो इसको एनर्जी सप्लाई करता जा रहा है, जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा इसकी एनर्जी कम होती जाएगी और वो सप्लाई होकर के इसको मिलती जा रही है। सर मतलब फिर वो टोटल एनर्जी सप्लाई होगी क्या, मतलब जितना हाँ, जब इलोंगेशन इसकी का खत्म है। हो गई तो वो सब कहाँ गई, सब इसको चली गई, कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं, कोई एनर्जी का लॉस होगा नहीं। सर पर वो एंगल पे है ना, मतलब हम वर्क कंसिडर करते तो एंगल भी एंगल कंसिडर आपका कर। वैरी हो रहा है, ठीक है, उससे क्या दिक्कत है। एनर्जी में तो तुझे बस यही सोचना है ना कि भाई यहाँ पे इतनी एनर्जी थी, अब स्प्रिंग ने इसको वर्क करके दे दी एनर्जी, अब इसमें तुझे दिक्कत क्या है, एंगल चेंज हुआ तो उससे क्या दिक्कत है, वर्क वेरी होता रहा था। ओके सर, मतलब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन आता था तो हमें एंगल कंसिडर करना पड़ता था क्या। वो आपको बस फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया वो चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको फ्रिक्शन वेरिएबल होता, तो वो आपको हर टाइम पे थीटा के साथ वो देखना पड़ता, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता फिर अगर यहाँ फ्रिक्शन होता। अच्छा अच्छा। तो आप देखो ओके यहाँ क्या सर। करोगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पूरी लॉस हो जाएगी यहाँ आते आते, तो वो प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये एच हाइट नीचे आया है, तो वो दोनों एनर्जी लॉस होकर के किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक में। हाँ समझा सर। हो जाएगा सर, अभी ये तो बस यही डाउट था मुझे। ठीक सर अभी 80। है, हाँ 80। A block of mass 1 kg is dropped onto a spring of mass 10 on the height. Second end of the string attached to second block and minimum value of h so that the block 4 kg bounce off the ground if the block 1 kg sticks to the spring. And ये देखो वही सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने पीछे वो ब्लॉक वाले किए थे ना। एक मान लो स्प्रिंग है जो अपने सर नेचुरल लेंथ में है और उससे एक ब्लॉक अटैच है, ये 4 kg का है ना, ये अभी नेचुरल लेंथ पे है, इसमें ऊपर से एक ब्लॉक को गिराना है ना, 1 kg के ब्लॉक को गिराना है, तो हमें बताना है कि कुछ ये h हाइट से हम गिरा रहे हैं, तो हमें बताना है कि हम h को मिनिमम कितना रखें कि जब ये इस पे गिरे और अटैच हो जाएगा, और फिर ये नीचे जाता जाएगा फिर वापस रुकेगा फिर ऊपर बाउंस करेगा, तो इसको भी ऊपर खींच ले। हाँ
तो आप क्या करोगे, मान लो ये यहाँ से गिरा, इसमें गिर के अटैच हुआ और दबाता हुआ चला गया ना, क्योंकि स्पीड आ चुकी है ना। तो हम लोग अब यहाँ पर ऐसे मानेंगे कि मान लो वो कहीं यहाँ तक आया, ना। तो ये कुछ मान लो x कंप्रेस हो गया, अभी x1 कंप्रेस हो गया, तो ये हाँ x1 हम निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ आने में ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, ये h प्लस x1 नीचे आया है ना, तो mg h प्लस x1 हाँ हाँ में चला गया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो हम लिखेंगे एम जी एच प्लस एक्स वन बराबर हाफ के एक्स वन स्क्वायर ना। तो इससे x1 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ h, वैल्यूज डाल दोगे ना तो थोड़ा सिंपल बनेगा फिर वो। हाँ सर। फिर बोला गया, अब ये जब यहाँ पे रुक जाएगा, पहले तो स्पीड से आता जाएगा, यहाँ आकर के फाइनली रेस्ट पे आया, फिर रिटर्न जाएगा क्योंकि ये कंप्रेस हो चुका है, और रिटर्न जाने के बाद जब ये नेचुरल लेंथ को क्रॉस कर जाएगा, अभी ये इसमें अटैच हो चुका है, ये बोल दिया गया क्वेश्चन में ना, गिरने के बाद अटैच हो गया है, और मान लो कहीं यहाँ तक आता है, और यहाँ आने के बाद वो कुछ x2 इलोंगेट हो गया है, तो इलोंगेशन की वजह से अब ये इसको ऊपर खींचेगा। तो अगर kx2 की वैल्यू ग्रेटर देन mg होगा तो जाकर के ये जस्ट ऊपर उठेगा ना। आपको हाँ मिनिमम हाइट चाहिए, मतलब मिनिमम जस्ट वो ऊपर उठ जाए। तो यहाँ से आप k पता है, ये सब पता है, तो x2 आ जाएगा ना, x2 आ जाएगा। अब आप यहाँ से यहाँ के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। हाँ हाँ और 1 मिनट रुकना। देखो इतना, ये बीच का अगर हम ना भी सॉल्व करें तो भी अपना काम हो जाएगा। हम अगर बस हमें ये पता है x2 कितना होगा, वो हम निकाल लेंगे। हेलो, हेलो हाँ हम देखो यहाँ पे ये हमें पता है x2 कितना होगा, ये बीच का ये सब नहीं सॉल्व करेंगे, ये वाली इक्वेशन की जरूरत नहीं है ना, बिना इसके हो जाएगा। हम डायरेक्ट इस पोजीशन पे रेफरेंस मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो ये पहले इस पे गिरा, फिर गिर करके ये वापस x2 तक आया हाँ हाँ ना। तो अब आप क्या करोगे, ये जब नीचे गिरा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, और फिर ये ऊपर गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो रहा है, प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का गेन हो रहा है। हाँ आप क्या लिखोगे, एम जी एच इतने का लॉस हुआ, और ये कहाँ कहाँ गया, एम जी x2 में गया, प्लस हाफ के x2 स्क्वायर में गया, स्प्रिंग में भी स्टोर हो गया, और x2 आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ रख दोगे ये वैल्यू, तो h की वैल्यू आ जाएगी। हाँ हाँ हो जाएगा सर। इसकी ये वाले की जरूरत नहीं है सॉल्विंग की। समझो, मैंने इस पोजीशन और इस पोजीशन पे एनर्जी कंजर्व कराई ना। हाँ हाँ समझा सर। फिर सर नेक्स्ट, अभी 85th के डी में आर हो सकता है क्या, वो पूछना है बस। 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ लें तो मुझे। A block of mass 5 kg lies on a block B of mass m kg. A block of mass m kg lies on a block of mass m kg. B in turn lies on a smooth horizontal plane. ठीक है। The from t के सेकेंड, तो कुछ कट हुआ है क्या, द के बाद फ्रॉम आ गया है, कुछ लाइन कट गई है इसमें। हाँ सर वो थोड़ा सा। हाँ, वो कुछ बताया होगा कि फोर्स म्यू एम जी लगाया जा रहा है, और फ्रॉम t इक्वल टू 0 until the lower block undergoes a displacement L1,
तो जब तक वो L1 डिस्प्लेसमेंट L डिस्प्लेस नहीं हो जाता तब तक के लिए, तो हमें इसके अकॉर्डिंग फिर बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा वो बता देता हूँ, फिर सी ऑप्शन देखता हूँ। डी में बस मुझे आर का है डाउट, मतलब आर हो सकता है या नहीं। एक मिनट, ये प्लैंक स्मूथ है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन है, और यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं F इक्वल टू म्यू mg। तो अब जब हम देखो इसको खींचेंगे तो इनके बीच में फ्रिक्शन है ना, हेलो, हाँ तो ये भी आगे मूव करेगा, ये इसको रोकना चाहेगा तो इस पे पीछे को फ्रिक्शन लगाएगा, इस पे आगे को फ्रिक्शन लगेगा। तो अब ये साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, हमें वो देख लेना है पहले। तो ये साथ साथ चल पाएंगे या नहीं, तो अगर ये साथ साथ चलेंगे तो ऊपर वाले पे मैक्सिमम लग सकता है म्यू mg बाई m, मतलब म्यू जी हो सकता है मैक्सिमम एक्सीलरेशन। म्यू कितना दिया उनके बीच में, म्यू ही दिया है ना। हाँ सर। अच्छा, और इस पूरे सिस्टम का देखेंगे तो इस फोर्स की वजह से कितना आएगा, म्यू जी बाई 2। ये साथ साथ चल रहे हैं यहाँ पे ना, वो चेक कर लोगे ना तुम। हाँ वो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि जब नीचे वाला ब्लॉक L1 डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, अगर वो L1 कर लेगा तो वो A वाला भी उसके ऊपर ही रखा है ना, वो भी L1 आगे चला जाएगा। हाँ तो वर्क डन बाय कैपिटल F ऑन ब्लॉक बी है, तो कैपिटल F का ब्लॉक बी पे केवल हमें वर्क चाहिए। तो ये जो वर्क है वो तो फोर्स इधर लगा रहा हो, ये डिस्प्लेस भी इधर हो रहा है, तो इसका वर्क तो प्लस में ही आएगा ना कैपिटल बी पे। तो तुम कौन सा पूछ रहे हो, डी का उसका कौन? आर हो सकता है या नहीं। अब देखो जिस पॉइंट पे ये फोर्स लगा है, ये पूरा कितना आगे डिस्प्लेस हुआ, ये एल, अब फोर्स लगा है एफ, तो एफ इंटू एल ही आएगा ना वर्क, कैपिटल एफ का इस पे जो वर्क आएगा हाँ ना। तो आर नहीं हो सकता ना, लेस देन बोना है ना, इक्वल टू एफ इंटू एल होना चाहिए। हाँ सर, उसमें फ्रिक्शन का भी आएगा ना सर, मतलब। देखो तुम वर्क में हमेशा कंफ्यूज हो रहे हो जहां एक से ज्यादा लग रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला, इस पे एक साथ दो फोर्स लग रहे हैं और ये इधर को डी गया, तो जब मैं इसका वर्क देखूंगा तो बस ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लूंगा, इसको नहीं देखूंगा। इसका वर्क लूंगा तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इससे मतलब नहीं है कि कौन कौन से फोर्सेस की वजह से गया है, ओके जिसका हाँ वर्क सर। वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, हाँ सर, समझा सर। हाँ ठीक है, फिर ये कंप्लीट हो गया ना। सर बस एक ही डाउट है, वो रह गया था। हाँ बताओ। सर 52। 52, एक मिनट। A particle of mass m is connected to a fixed point O by means of an inextensible string and is free to move in vertical plane. Particle is initially given a velocity v naught root 4 gr when the string is in horizontal position, then तो इसमें आपको ये है कि अगर हम ऐसे वर्टिकल सर्कल में यहाँ से √5 gr से फेंकते हैं तो यहाँ आते आते स्पीड कितनी रहती है, √3 gr ना, हाँ सर्कल कंप्लीट करने के लिए। बट यहाँ पे कितनी दी है स्पीड इस पॉइंट पर, 2 को अंदर कर लो तो √4 gr आ जाएगा, मतलब √3 gr से ज्यादा दी है ना, तो ये तो और इजिली सर्कल कंप्लीट कर लेगा। हाँ तो आपको पूछा गया है मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग द सबसेक्वेंट मोशन इज। अब देखो यहाँ पर मिनिमम टेंशन किस पॉइंट पे होता है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे ना। हाँ तो आप एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करके यहाँ पे वी निकालोगे, और इस बार क्या है हाईएस्ट पॉइंट पे भी टेंशन आएगा ना, क्योंकि वी बढ़ गया है ना।
हाँ हाँ इस पॉइंट का v निकाल लोगे, फिर क्या करोगे, t प्लस एम जी, हाइएस्ट पॉइंट पे ये दो फोर्स नीचे को लग रहे हैं ना, ये बराबर कर दोगे एम वी स्क्वायर बाई आर, तो इससे t आ जाएगा, यही अपने सबसे मिनिमम टेंशन होगा ना। हाँ फिर है इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी, इनिशियल एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, अगर आप यहां से v स्पीड से चलाए तो एक तो इस पे देखो इस डायरेक्शन में mg लग रहा है, तो mg के वजह से एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है g नीचे को, और इधर हाँ को t लग रहा है, t उसको क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो वो हाँ उसकी वैल्यू क्या होगी, v नॉट स्क्वायर बाई आर ना, v नॉट स्क्वायर बाई आर की वैल्यू निकालोगे तो ये 4g आ जाएगा, तो इधर को 4g और नीचे को g है, तो नेट एक्सीलरेशन कितना आएगा उसका ना, इन दोनों का नेट निकालोगे ना, हाँ हाँ ये आ जाएगा ना, 4g नहीं आएगा ना इनिशियल एक्सीलरेशन, हाँ सर। इनिशियल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलता है तो 4g बोलते हैं। सी ऑप्शन में तो बस यही बोला है कि यहां से अगर मिनिमम स्पीड देनी हो सर्कल कंप्लीट करने के लिए तो कितनी देंगे, √3 g r, हाँ वही है, वो तो सही है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी वेक्टर बिकम हॉरिजॉन्टल इज, जब वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जब हाईएस्ट मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स अभी प्रेजेंट है, एक तो टी नहीं। लग रहा है mg लग रहा है, तो जब फोर्स ही नहीं है हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सीलरेशन है हाँ हॉरिजॉन्टल में, तो मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, हो गए सारे ये। हाँ सर हो गए। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट चैप्टर का डाउट फिर कराता हूँ ना, 3-4 दिन में फिर देता हूँ टाइम ना। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है, ओके। सर और क्लासेस ऑफलाइन का यार कैसा है? अभी तो दिवाली के बाद लोगों ने बोला तो हुआ है, तो अब लोगों का खोलने देते हैं, देखते हैं कि कैसा क्या हो रहा है, फिर एक वीक बाद डिसाइड करेंगे हम लोग कि हम लोग खुद क्या करें हम। ओके ठीक है सर। ठीक है, ओके, ठीक है सर, बाय, थैंक यू। बाय बाय बाय, थैंक यू।